हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का किरोशा एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं अगेन ओबीजी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, यानी कि क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो उसके रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर में आए हुए हैं वो यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, ओबीजी जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इजी सब्जेक्ट्स है, लेकिन उसे अगर आपने एक बार ढंग से पढ़ लिया, ठीक है, तो आप कभी जीवन में नहीं भूलोगे ये चीज। और आपको कंटिन्यू फिर दोबारा अगर कोई आप एग्जाम देते हो तो सिर्फ आपको रिवाइज करने की जरूरत रहती है, लेकिन उसको ध्यान से एक बार पढ़ना बहुत जरूरी है। तो आज के बाद आप नहीं भूलोगे जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं विद एक्सप्लेनेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। आप क्लास को एक बार शेयर करते रहना सभी बच्चे, और ये सभी एग्जाम्स के लिए यूजफुल रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पे आपको पढ़ना है और आंसर करना है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज कोलेस्मा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज कॉमनली फाउंड ऑन। बहुत इजी क्वेश्चन। ए ऑप्शन है ब्रेस्ट, बी चेस्ट, सी एब्डोमेन एंड डी चिक्स। आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर यहाँ पे रहेगा आपका एवरीवन? यस, देखिए ये सारे आपको नीचे लिखे हुए मिलेंगे कि कहां कहां पर ये क्वेश्चन जो है वो आए हुए हैं। तो जल्दी से आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर रहेगा। चलिए फटाफट आंसर करिएगा। तो देखिए, कोलेस्मा जो रहता है प्रेगनेंसी में, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से काफी सारी चीजें होती हैं। तो ये भी एक इसका पार्ट होता है प्रेगनेंसी में। फोरहेड हो गया, नोज ब्रिज हो गया और चिक्स, ठीक है। यहाँ पे हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ये कोलेस्मा देखने को मिलता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? चिक करेक्ट आंसर होगा। बाकी एब्डोमेन, चेस्ट और ब्रेस्ट ये आंसर यहाँ पे नहीं होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया अ नर्स वुड एक्सपेक्ट कोलेस्मा। अभी मैंने बताया कि कौन से एरिया में हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से कोलेस्मा जो है वो देखने को मिलता है, ये पूछा गया है। बहुत ही इजी आपके लिए, जल्दी से आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर यहाँ पे आपका रहेगा। ए ऑप्शन है ब्रेस्ट, एरियोला, निप्पल, नेक, आर्म, लेग, एब्डोमेन, ब्रेस्ट, थाई, चिक, फोरहेड, नोज। चलिए आंसर करेंगे फटाफट से, क्या राइट आंसर रहेगा। और हाँ, याद रखिएगा ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अगर आपने एक बार इसको सीरियसली पढ़ लिया तो दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फिर रिवाइज करोगे तो भी चलेगा आपको, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे अभी मैंने बताया कि कोलेस्मा जो है वो कहां कहां पर हो सकता है, तो चिक्स पे, फोरहेड पे एंड नोज पे। सीधा क्वेश्चन है तो सीधे से आंसर मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट यहाँ पे द व्हाइट लाइन formed in the lower part of the abdomen during pregnancy are called sorry excuse। चलिए आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर रहेगा। चलिए फटाफट आंसर करिएगा। क्या ये सारी चीजें आज हम लोग पढ़ ले हैं, दिस ऑल अबाउट हार्मोनल इम्बैलेंस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। मेलाटोनिन नामक हार्मोन होता है, तो उसके इम्बैलेंस की वजह से प्रेगनेंसी में नेचुरल है ये सारी चीजें होना। तो ये इसकी वजह से ये सारे प्रेगनेंसी मास्क हो गया, उसके बाद में मसल स्ट्रेच आउट होती है, ठीक है। प्रेगनेंसी में यूट्रस जैसे जैसे ग्रो करता है वैसे वैसे एब्डोमेन की जो मसल्स होती है उनको भी स्पेस देना होता है ग्रो करने के लिए, ठीक है। तो वो जैसे जैसे ग्रो करता है, स्ट्रेच आउट होता है, इनिशियली ये लाइंस जो रहती हैं वो पिंक या फिर आपको पर्पल कलर की दिखाई देती हैं। फिर लास्ट एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी, लेटर प्रेगनेंसी, ये व्हाइट कलर की हो जाती है, ठीक है। इसको ये जो प्रेगनेंसी के अंदर देखने को मिलता है, एब्डोमेन के अंदर लोअर एब्डोमेन व्हाइट लाइन दिखाई देती है विच इज कॉल्ड स्ट्राई ग्रेविडम, ठीक है। याद रखना इनिशियली कैसी रहती है ये, तो पिंक और पर्पल कलर, और लेटर प्रेगनेंसी ये व्हाइट कलर के हो जाते हैं। क्लियर है? तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या चीज यहाँ पे हम लोग बताना चाह रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे a cutaneous changes in pregnancy which is a brownish black pigmentation area in the midline stretching from the xiphoid sternum to the symphysis pubis। एक सीधी स्ट्रेट लाइन बनती है, स्ट्रेट बनती है, थोड़ा सा इधर उधर भी हो सकती है, तो वो ब्राउनिश कलर की लाइन बनती है xiphoid sternum से लगा के symphysis pubis तक वो लाइन बनती है। उसे क्या बोलते हैं? कोलेस्मा ग्रेविडम, लीनिया नाइग्रा, स्ट्राई ग्रेविडन या स्ट्राई एल्बिकेंस।
चलिए आंसर करेंगे, क्या राइट आंसर यहाँ पे आपका रहेगा? चलिए आंसर करेगा, ये भी अगेन हार्मोनल इम्बैलेंस, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो रहता है, जो पिगमेंटेशन देता है, उस हार्मोन के स्टिमुलेशन की वजह से ये ब्राउनिश कलर की लाइन जो रहती है वो जिफोइड स्टर्नम से लगा के सिम्फाइसिस प्यूबिस तक बनती है, और ये सेकंड ट्राइमेस्टर में आपको ज्यादा अच्छे से दिखाई देगी। उसके बाद में आफ्टर डिलीवरी धीरे धीरे ये फेड हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या रहेगा आपका? लीनिया नाइग्रा उसको हम बोलते हैं, याद रखिएगा, बी करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं, लीनिया नाइग्रा इन प्रेगनेंसी इज ड्यू टू द स्टिमुलेशन ऑफ द हार्मोन, ए ऑप्शन है ह्यूमन कॉलोनिक गोनाडोट्रोपिन प्रोजेस्टेरोन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन या मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। आंसर करेंगे, अभी मैंने बताया आपको हर क्वेश्चन, क्योंकि ये टॉपिक ही वही चल रहा है तो हर क्वेश्चन एक दूसरे को कोरिलेट ही करेगा। क्लियर है? इसलिए आज जो मैं बता रही हूँ, जो लाइंस में बोलती हूँ, उसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा वो आपका करेक्ट हो सकता है। ठीक है, चलिए, तो लीनिया नाइग्रा इन प्रेगनेंसी, जल्दी से आंसर करिएगा क्या राइट आंसर रहेगा। और अभी मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है, बहुत ही इजी है कि ये देखिए एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, इनकी वजह से नहीं होता, ये मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन की वजह से सेकंड ट्राइमेस्टर में आपको दिखाई देता है, आफ्टर डिलीवरी ये फेड आउट हो जाता है, यानी कि मिट जाता है। नेक्स्ट, सर्वाइकल चेंजेस दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आर ऑल एक्सेप्ट, अपवाद पूछा गया है। एक्सेप्ट का मतलब होता है कौन सा नहीं होगा या कौन सा अलग है सबसे। ए ऑप्शन है सर्वाइकल चेंजेस टेक प्लेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, सर्विक्स बिकम सॉफ्ट, सर्विक्स फील लाइक अ लीप ऑफ द माउथ, सी ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द सर्विक्स, या डी सर्विक्स फील लाइक द टिप ऑफ द नोज। आंसर करिएगा क्या राइट आंसर रहेगा। एवरीवन क्लास को शेयर करना है, प्लस साथ में आंसर भी करना है आपको। चलिए, मैं एक बहुत अच्छी बात यहाँ पे आपको बताना चाहती हूँ, ये जो क्वेश्चन आया है तो मुझे याद आ गया कि जब हम जो है वो बीएससी नर्सिंग कर रहे थे, ठीक है, उस टाइम पे हमारे भी हॉस्पिटल ड्यूटीज वगैरह लगती थी। तो हॉस्पिटल ड्यूटी जब लगती थी उस टाइम पे हमें ये बताया जाता था, एक जिनके पास में हमने प्रैक्टिस करते थे हम लोग, ठीक है, अलग अलग वार्ड में अलग अलग जगह ड्यूटी वगैरह लगती थी, तो उसी के अंदर ओटी में भी हमारी ड्यूटी लगती थी। ठीक है, ऑपरेशन थिएटर के अंदर तो आप जानते हो ओटी वगैरह होता है, गायनेकोलॉजी वाली ओटी जो रहती है वहां पे तो मतलब हिस्टेक्टोमी भी होता है, उसके बाद कोई मेलिग्नेंसी है अगर तो भी वहां पे ऑपरेट किया जाता है, वो सारी चीजें होती है, ये आप सभी लोग जानते हैं। ठीक है, तो वहां पे एक सर थे, बहुत ही एक्सपर्ट गायनेकोलॉजिस्ट थे, तो उन्होंने हमको एक बात बताई थी कि जब भी सर्विक्स जो रहता है, सर्विक्स प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या रहता है, सॉफ्ट हो जाता है, गुडेल साइन जिसको हम बोलते हैं, यानी कि आपके लिप्स जो रहते हैं, ठीक है, वैसा उसका टेक्सचर हो जाता है। ठीक है, तो ये बात तो बिल्कुल सही बोली गई है। एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी सर्विक्स फील लाइक द लिप ऑफ माउथ, माउथ के जो लिप कितने सॉफ्ट होते हैं, बिल्कुल वैसा हो जाता है। ठीक है, दूसरी चीज उन्होंने बताई थी कि जब कोई नॉन प्रेग्नेंट लेडी है, यानी कि जिसकी प्रेगनेंसी नहीं हुई है, ऐसी लेडी के अंदर, नॉन प्रेग्नेंट लेडी के अंदर सर्विक्स फील लाइक टिप ऑफ द नोज, नोज का जैसे स्ट्रक्चर रहता है, कैसा आपको फील होता है टच करते हो तो बिल्कुल वैसा होता है। और अगर किसी के अंदर मैलिग्नेंसी है, यानी कि किसी के अंदर कैंसरियस चीजें हैं, तो ऐसी सिचुएशन में जो सर्विक्स होता है फील लाइक फोरहेड, कितना आपको स्ट्रक और हार्ड फील हो रहा है, बिल्कुल वैसा फील होता है। ठीक है, सर्वाइकल कैंसर वगैरह होता है उस टाइम में। तो ये चीज मुझे याद आ गई, जैसे ये क्वेश्चन आया तो ये हमको उस टाइम सर ने बताई थी। ठीक है, तो कोई कभी कभी कोई आपको बताता है कोई चीजें, तो वो भी आपके क्वेश्चन बन जाता है, आपको पता नहीं होता उस टाइम पे, तो आपको फोकसली उस चीज को सुनना चाहिए। ठीक है, कौन सी चीज कहां पर काम आ जाए ये आपको भी नहीं पता। सर्विक्स बिकम सॉफ्ट, गुडेल साइन, ठीक है, गुडेल साइन इसी को बोलते हैं, तो ये तो करेक्ट बात है। फील लाइक लीप ऑफ माउथ, बिल्कुल सही चीज है। ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द सर्विक्स, चार्डविक साइन होता है, आपको पता है ये चार्डविक साइन। ठीक है, तो यहां पे करेक्ट आंसर नहीं होगा, सर्विक्स फील लाइक टिप ऑफ द नोज, ये नॉन प्रेग्नेंट में होता है। कब होता है? नॉन प्रेगनेंसी या नॉन प्रेग्नेंट वुमन के अंदर।
क्लियर है? तो ये चीज याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोबारा से, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। तो यहाँ पे डी करेक्ट आंसर रहेगा, एक्सेप्ट पूछा था। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ दिस इज अ साइन ऑफ प्रीवियस चाइल्ड बर्थ? प्रीवियस चाइल्ड बर्थ यानी कि पहले उसका बच्चा हो चुका है, ये कैसे पता चलेगा? ए ऑप्शन है ओवोइड यूट्रस, बी कॉनिकल सर्विक्स विथ राउंड एक्सटर्नल ओस, गैपिंग इंट्रोइटस, या रिजिड एब्डोमिनल वॉल। कितना मस्त और शानदार क्वेश्चन है, आंसर करिएगा आप लोग। बहुत अच्छा क्वेश्चन, सभी आंसर करना, क्लास को शेयर करना है। चलिए आंसर करिएगा। यस, तो देखिए पूछा गया है विच ऑफ द साइंस प्रीवियस चाइल्ड बर्थ, प्रीवियसली चाइल्ड बर्थ यानी कि पहले बच्चा जो है वो पैदा कर चुकी है, तो ऐसी वुमन का जो है वो कैसे पता चलेगा, ये यहाँ पे पूछा गया है आपको। तो आंसर करिएगा आप लोग फटाफट से, क्या राइट आंसर रहेगा। ठीक है, सबसे पहले ओवोइड यूट्रस नहीं होता है। देखिए ओवोइड यूट्रस नहीं होता, यूट्रस बिकम अ ब्रॉड एंड राउंड। ब्रॉड और राउंड, देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि पता चलेगा कि जो वुमन है वो पहले प्रेग्नेंस हो चुकी है, तो ब्रॉड और राउंड आपको यूट्रस दिखाई देगा। तो नेक्स्ट है कॉनिकल सर्विक्स विथ राउंड एक्सटर्नल ओस। तो एक्सटर्नल ओस जो रहती है, ठीक है, एक्सटर्नल ओस जो ट्रांसवर्स टिल्ट हो जाती है, क्या हो जाता है? ट्रांसवर्स टिल्ट, एक्सटर्नल ओस जो है वो। ठीक है, ये जो सिचुएशन है वो तो न्यूली पैरस में होता है। क्या होता है? जो नई नई या कभी मां नहीं बनी है, न्यूली पैरस वुमन जो होता है, उसके अंदर कॉनिकल सर्विक्स विथ राउंड एक्सटर्नल ओस होता है, ये याद रखिएगा। लेकिन सर्विक्स जो रहेगा वो आपको जो सर्विक्स ट्रांसवर्स टिल्ट दिखेगा, यानी कि इंटरनल ओस, सॉरी एक्सटर्नल ओस, जो एक्सटर्नल ओस है, एक्सटर्नल ओस, और एक्सटर्नल ओस बिकम ट्रांसवर्स टिल किसके अंदर? मल्टी पैरस वुमन के अंदर, यानी कि जो पहले जिसके बच्चा हो चुका है उसके अंदर ये चीज आपको दिखाई देती है। क्लियर है? तो यहाँ पे गैपिंग इंट्रोइटस बोलते हैं इसको, जिसमें एक्सटर्नल ओस बिकम ट्रांसवर्स टिल्ट, उसको क्या बोलेंगे? गैपिंग इंट्रोइटस। रिजिड एब्डोमेन नहीं होगा। क्लियर है? तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? आई होप समझ में आ गया होगा आपको कि यहाँ पे मैं आपको क्या कहना चाहती हूँ। ठीक है, तो इंट्रोइटस जो रहता है वो बिकम गैपिंग और ट्रांसवर्स टिल एक्सटर्नल ओस इज द साइन ऑफ मल्टी पैरस वुमन, एंड यूट्रस बिकम ब्रॉड एंड राउंड। और यहाँ पे कॉनिकल सर्विक्स विथ राउंड एक्सटर्नल ओस अगर है तो ये न्यूली पैरस वुमन में दिखाई देता है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द वॉल्यूम ऑफ टाइडल एयर इंक्रीज बिकॉज there is an increase in total blood volume, B increased expansion of the lower rib, C upward displacement of the diaphragm, D a relative increase in the height of the rib cage। आंसर करिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फिजियोलॉजिकल चेंजेस पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, तो आप सभी आंसर करिएगा। चलिए आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर रहेगा। पूछा गया है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द वॉल्यूम ऑफ टाइडल एयर इंक्रीज बिकॉज ऑफ देयर। तो देखिए प्रेगनेंसी के टाइम पे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो रहता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से क्या होता है कि जो रेस्पिरेटरी ड्राइव जो है वो इंक्रीज होती है। क्या होता है? रेस्पिरेटरी ड्राइव जो रहेगा वो इंक्रीज होगा। क्लियर है? तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है? टाइडल वॉल्यूम जो रहती है वो बढ़ता है। क्लियर है? तो यहाँ पे याद रखिए इंक्रीज एक्सपांशन ऑफ द टाइडल, सॉरी इंक्रीज एक्सपांशन ऑफ द लोअर रिप इज द करेक्ट आंसर। एक्सपांशन, लोअर रिप का जो एक्सपांशन है वो इंक्रीज होगा। आपको पता है डायफ्राम एक रेस्पिरेटरी मसल्स है, तो प्रेगनेंसी के टाइम पे फिजियोलॉजिकल चेंजेस की वजह से, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से स्पेशली
रेस्पिरेटरी ड्राइव जो रहती है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से रिब केज जो रहते हैं वो वाइड हो जाते हैं, ठीक है, प्रेगनेंसी के टाइम पे। तो इस वजह से ये चीज देखने को मिलती है। प्रेगनेंसी में रिब केज वाइट हो जाएंगे, जिसकी वजह से लोअर पार्ट रिब के जो रहते हैं, ठीक है, लोअर पार्ट जो रहता है लिप का, वो क्या रहता है, आउटवर्ड हो जाता है, एक्सपांड हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, बी करेक्ट आंसर होगा, जिसकी वजह से इंक्रीज्ड होता है टाइडल वॉल्यूम। क्लियर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिजियोलॉजिकल एनीमिया इन प्रेगनेंसी इज ड्यू टू, वेरी इजी क्वेश्चन, डाइट, डिक्रीज डाइटरी इंटेक, डिक्रीज आरबीसी प्रोडक्शन, रिड्यूस आयरन एब्जॉर्प्शन या हीमोडाइल्यूशन ड्यू टू इंक्रीज्ड प्लाज्मा। आंसर करिएगा व्हाट इज द करेक्ट वन। चलिए सभी आंसर करना, क्या करेक्ट आंसर यहां पे रहेगा। आप सभी को पता है प्रेगनेंसी के टाइम पे फिजियोलॉजिकल एनीमिया नॉर्मल सी चीज है, इसको हम लोग रिप्लेस कैसे करते हैं, या इसको हम लोग इसको सुधार कैसे सकते हैं कि एनीमिया ना हो। तो डाइट अच्छी रखनी है, आयरन के सप्लीमेंट्स लेने हैं, यही इसका उपाय रहता है, आयरन, फॉलिक एसिड्स वगैरह। चलिए आंसर करिएगा। तो नॉर्मली प्रेगनेंसी में क्या होता है, आरबीसी भी बढ़ता है, प्लाज्मा का वॉल्यूम जो रहता है वो भी लगभग 50% तक इंक्रीज हो जाता है। तो यही इसका एक रीजन होता है, हीमोडाइल्यूशन ड्यू टू इंक्रीज्ड प्लाज्मा। हीमोडाइल्यूशन होता है प्लाज्मा बढ़ने की वजह से। तो ये याद रखना, कितना प्लाज्मा बढ़ता है, तो 50% बढ़ता है। आरबीसी कितना बढ़ता है, तो लगभग 30%, याद रखना। नेक्स्ट आगे बढ़ने से पहले जीएमसी उधमपुर जेके एसएसबी की प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं, अभी भी देर नहीं हुई है, अपनी प्रिपरेशन को शुरू कर दीजिए। कोर्स अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, प्लस नोट सेट 10 की प्रिपरेशन कर रहे हो, एमसीक्यू पढ़ना चाहते हो तो वो भी अवेलेबल है, और नोट सेट 11 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको ऑनलाइन लाइफ लॉन्ग क्लासरूम पढ़ना है, तो भी आप जल्दी से अपने आप को रजिस्टर कर दीजिए, नहीं तो देर हो जाएगी उसके लिए भी। नेक्स्ट, which of the following condition is common in second trimester of pregnancy? Which of the following condition is common in second trimester of pregnancy? Metabolic acidosis, mastitis, physiological anemia या respiratory alkalosis? आंसर करिएगा, इन द सेकंड ट्राइमेस्टर क्या चीज होती है। आंसर, तो प्रेगनेंसी में बहुत सारी चीजें, फिजियोलॉजिकल चेंजेस वो जो है वो होते रहते हैं। तो उसमें देखिए सेकेंड ट्राइमेस्टर में स्पेशली जो रहता है, एक तो आरबीसी बढ़ता है, मैंने आपको बता दिया, ठीक है, आरबीसी जो रहता है वो बढ़ता है, प्लाज्मा वॉल्यूम बढ़ता है, क्या बढ़ता है, प्लाज्मा वॉल्यूम। और इनके बढ़ने की वजह से क्या होता है कि ये दोनों इंक्रीज होते हैं, इस वजह से हीमेटोक्रेट जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज होता है। हीमेटोक्रेट डिक्रीज होता है, हीमोग्लोबिन डिक्रीज हो जाता है कभी कभी, तो हीमेटोक्रेट डिक्रीज होता है, तो जिसकी वजह से ये नॉर्मल फिजियोलॉजिकल चेंजेस है, और इसकी वजह से फिजियोलॉजिकल एनीमिया हो सकता है, ठीक है, क्या हो सकता है, फिजियोलॉजिकल एनीमिया। लेकिन ये यूटेरोप्लेसेंटल जो सर्कुलेशन है, यूटेरोप्लासेंटल जो यूटेरोप्लासेंटल सर्कुलेशन है उसको क्या करता है, इंप्रूव करने के लिए ये जरूरी है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए एक बच्चे को जन्म देने के लिए माँ को किस किस चीज से गुजरना पड़ता है, ठीक है, इसलिए अपने माँ बाप की इज्जत करो, रेस्पेक्ट करो, जो कर रहे हो उनके लिए करो, उनके चेहरे पे वो खुशी लाने के लिए एक कदम बढ़ा लो। थोड़े दिन ढंग से नहीं सोओगे, कोई शादियां अटेंड नहीं करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जिसने आपके लिए इतना कुछ सहन किया है उसके लिए इतना तो अपन कर ही सकते हैं, ठीक है, कि उनको प्राउड फील हो आपके ऊपर, तो इसके लिए कर लीजिए फिर। चलिए देखिए ओबीजी कितनी चीजें आपको सिखाती है कि आपकी माँ ने क्या क्या सेक्रीफाइस किए होंगे आपके लिए, ठीक है, आपको 9 महीने जो आपके उनके पेट में आप रहे हो, ठीक है, आसान नहीं होता है, बहुत सारी चीजें सेक्रीफाइस करनी पड़ती है, बहुत सारी चीजें चेंजेस होती हैं, तो ठीक है, इसलिए रेस्पेक्ट योर मदर। चलिए नेक्स्ट, ESR in pregnancy increases due to an increase in albumin, fibrinogen, platelets या एंटीथ्रोम्बिन। आंसर करिएगा, ESR erythrocyte sedimentation rate in pregnancy increase due to an increase in। आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर यहां पे रहेगा।
ESR इन प्रेगनेंसी, तो प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या होता है, ESR इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट है वो इंक्रीज होती है, ठीक है, क्योंकि हाइपर कोगुलेशन या फाइब्रिनोजन के लेवल को फाइब्रिनोजन इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से ये चीज आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, किसकी वजह से, तो फाइब्रिनोजन की वजह से, याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि the change that does not occur during pregnancy, low hematocrit, increase in tone in the lower esophageal sphincter, increase in the plasma volume या hemodilution, the change that is not occur, नहीं होता है प्रेगनेंसी में। आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर यहां पे रहेगा, यस चलिए फटाफट आंसर करिएगा। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि लो हिमोटोक्रेट होता है, इंक्रीज इन प्लाज्मा वॉल्यूम होता है, हीमोडाइल्यूशन होता है, लेकिन इंक्रीज इन द टोन एंड द लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर में टोन इंक्रीज नहीं होता है, टोन जो है वो डिक्रीज होता है, और इसी वजह से हार्ट बर्न होता है। हार्ट बर्न जो होता है प्रेगनेंसी में वो किसकी वजह से होता है, डिक्रीज होता है, लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर टोन इंक्रीज नहीं होता है। तो यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर क्या होगा, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है द मीन कार्डियक आउटपुट ऑफ द फीटस। फीटस का मीन कार्डियक आउटपुट कितना होता है, आंसर करिएगा फटाफट। आंसर करिए, जल्दी से आंसर, सभी को आंसर देना है। चलिए, तो कार्डियक आउटपुट बच्चे के अंदर क्या होता है, मेटाबॉलिक डिमांड जो रहती है वो ज्यादा रहती है, ठीक है, इसीलिए इसका परफ्यूजन भी ज्यादा होता है। परफ्यूजन ज्यादा होता है तो ब्रेन और हार्ट के अंदर मोस्टली ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो रहता है वो ट्रांसफर हो जाता है, क्लियर है। इसीलिए यहाँ पे नॉर्मल इसका मीन आर्टेरियल प्रेशर जो रहता है वो कितना रहता है, 415 ml पर kg पर मिनट। डी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, during normal pregnancy the BP is slightly increased, markedly increased, slightly decreased या not changed। आंसर करिएगा, what is the correct one। आंसर करिएगा। तो देखिए प्रेगनेंसी के टाइम पे जो रहेगा वो स्लाइटली डिक्रीज हो जाती है, जो बीपी होती है, सिस्टोलिक बीपी जो रहती है वो स्लाइटली डिक्रीज हो जाती है, लगभग 5 से 10 mm ऑफ Hg। कौन सी, सिस्टोलिक, ठीक है। सिस्टोलिक बीपी जो रहती है वो स्लाइटली क्या हो जाती है, आपको डिक्रीज देखने को मिलती है, क्लियर है। चलिए, सिस्टोलिक नहीं, सॉरी, डायस्टोलिक बीपी, एमएमओ पे जी, डायस्टोलिक, ठीक है। डायस्टोलिक बीपी बिकम डिक्रीज, तो सी करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट है लीस्ट लाइकली टू बी सीन इन नॉर्मल प्रेगनेंसीज, इंक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम, इंक्रीज इन कार्डियक आउटपुट, इंक्रीज इन हार्ट रेट या डिक्रीज इन सिस्टोलिक प्रेशर। आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर रहेगा। सारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस ही हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, तो आंसर करिएगा। पूछा गया है लीस्ट लाइकली टू बी सीन इन नॉर्मल प्रेगनेंसी में कौन सी चीज जो रहती है वो बहुत ही रेयर या फिर कह सकते हैं रेयरली हमें देखने को मिलती है, ऐसा यहाँ पे पूछा गया है। चलिए आंसर करिएगा। चलिए, तो देखिए ब्लड वॉल्यूम 50% बढ़ता है, आपको पता है, कार्डियक आउटपुट भी बढ़ता है, हार्ट रेट भी बढ़ सकती है, लेकिन डिक्रीज इन सिस्टोलिक प्रेशर ये एबनॉर्मलिटी को शो करता है, और वो
अगर कम होता भी है तो बहुत ही रेयर चांस में। डायस्टोलिक बीपी जो रहता है वो डिक्रीज होता है 5 से 10 mmHg, अभी मैंने बताया प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से। लेकिन यहाँ पे डिक्रीज इन सिस्टोलिक प्रेशर इज लीस्ट लाइकली, तो डी करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा। आगे बढ़ते, फॉर इफेक्टिव फीटल ब्लड सर्कुलेशन नर्स should advise the pregnant woman to take rest in supine position, left lateral position, right lateral position या foot and raised position। आंसर करिएगा, फॉर इफेक्टिव fetal blood circulation nurse should advise the pregnant woman to take rest। यानी कि प्रेग्नेंट वुमन को कौन सी तरह, किस तरह से सोना चाहिए, कौन सी पोजीशन में सोना चाहिए, ये पूछा गया है यहाँ पे। ठीक है, तो आंसर करिएगा क्या राइट आंसर रहेगा। तो आप सभी को पता है इंफीरियर वेना केवा प्रेशर से प्रिवेंट करने के लिए और यूटेरो प्लेसेंटल सर्कुलेशन बेहतर बनाने के लिए सबसे अच्छा बेस्ट पोजीशन होती है लेफ्ट लेटरल पोजीशन। बी करेक्ट आंसर रहेगा। और सुपाइन नहीं सोना है, इससे हाइपोटेंशन हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है विच पोजीशन में कॉज मैटरनल हाइपोटेंशन एंड फीटल हाइपोक्सिया। लेटरल पोजीशन, स्क्वैटिंग पोजीशन, सुपाइन या स्टैंडिंग पोजीशन। अभी मैंने बताया फीटल के अंदर ऑक्सीजन की कमी कौन सी पोजीशन में हो सकती है, यानी कि यूटेरो प्लेसेंटल ब्लड सर्कुलेशन जो है उसमें प्रॉब्लम कब आ सकती है। तो आंसर करिएगा व्हाट इज द करेक्ट वन। यस, अभी मैंने बताया कि प्रेगनेंसी में सीधा नहीं लेटना है, ऐसा बोलना है, सुपाइन पोजीशन में कम से कम लेटें। तो यहाँ पे सी करेक्ट आंसर रहेगा, ये हाइपोटेंशन कोज करता है। नेक्स्ट है लेटरल पोजीशन इज गिवन टू प्रेग्नेंट वुमन इन ऑर्डर टू अवॉइड ऑर्थोस्टेटिक एस्पिरेशन, सुपाइन हाइपोटेंशन या फीटल डिस्ट्रेस। लेटरल पोजीशन इज गिवन टू प्रेग्नेंट वुमन टू अवॉइड, यानी कि लेफ्ट साइड सोने के लिए हम क्यों बोलते हैं, इसका कोई तो कारण होगा। ठीक है, कि ऐसा क्यों बोला जाता है कि तुम लेफ्ट साइड सो, ऐसा किस चीज को प्रिवेंट करने के लिए हम बोलते हैं। तो ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन के लिए नहीं, एस्पिरेशन के लिए, फीटल डिस्ट्रेस नहीं, सुपाइन हाइपोटेंशन से प्रिवेंट करने के लिए हम ऐसा बोलते हैं। नेक्स्ट है कंप्रेशन इफेक्ट ऑफ ग्रेविड यूट्रस ऑन द इंफीरियर वेना केवा रिजल्ट इन सुपाइन हाइपरटेंशन सिंड्रोम, हेल्प सिंड्रोम, कार्पल टनल सिंड्रोम या सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम। आंसर करिएगा, वेरी इजी है, टफ नहीं है, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ एंड देन गिव आंसर। चलिए, अभी हमने पढ़ाया कि ग्रेविड यूट्रस जैसे जैसे ग्रो करता है वैसे क्या होता है, इंफीरियर वेना केवा प्रेशर जो है वो इंक्रीज होता है। ठीक है, इसीलिए हम उस प्रेग्नेंट लेडी को बोलते हैं। और इंफीरियर वेना केवा प्रेशर अगर जो रहता है वो डिप्रेस होगा, अगर, ठीक है, अगर डिप्रेस होगा कब, जब कोई लेडी जो रहेगी वो सुपाइन पोजीशन में सोएगी। अगर कोई लेफ्ट लेटरल में सो रहा है तो उसको वो वेना केवा प्रेशर से भी बच जाएगी, प्लस फीटल डिस्ट्रेस से भी बच जाएगी, बच्चे को हाइपोक्सिया होने से भी बच जाएगा। और सुपाइन हाइपोटेंशन, अगर सीधा सोओगे तो सुपाइन हाइपोटेंशन भी हो सकता है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम लेफ्ट लेटरल पोजीशन बोलते हैं। तो यहाँ पे डी करेक्ट आंसर रहेगा। क्लियर है? यस। तो 200 प्लस ओल्ड पेपर अवेलेबल है विथ रैशनल 1 ईयर की वैलिडिटी है, तो जल्दी से जाइए। प्रीवियस ईयर पेपर मिलना बहुत मुश्किल है और उसको सॉल्व करना भी उतना ही ज्यादा जरूरी है। क्लियर है? प्लस नॉर्थ-सेट 10 की प्रिपरेशन कर रहे हो, एमसीक्यू क्रैश कोर्स अवेलेबल है और नॉर्थ-सेट 11 के लिए भी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। तो अगर आप अर्ली बर्ड्स बना चाहते हैं अपने सिलेक्शन के लिए तो जल्दी से एनरोल कर लीजिए। प्लस मॉसबी का रैपिड रिवीजन आप बुक से नहीं पढ़ पा रहे हो, सर ने बहुत शानदार एम्स के एक्सपर्ट के द्वारा बहुत ही शानदार तरीके से उन्होंने रिकॉर्ड करके रखा हुआ है। तो अगर आपको पढ़ना है वो, तो भी आप ऐप पर अवेलेबल है, आप जाके उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड पढ़ते रहिए, यही मैं कहना चाहती हूँ। अपने मम्मी पापा को प्राउड फील कराना है तो थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए, आप अपने सिलेक्शन के और भी करीब हो जाओगे। बाकी किरोशा एकेडमी टिल सिलेक्शन आपके साथ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।